खबर लखनऊ से। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओडीओपी के अंतर्गत विभिन्न पुरस्कार और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट का वितरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी आज निवेश का सबसे बड़ा गंतव्य है। कानून का राज यहां पर हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है। कानून का यहां राज है। उद्योग के लिए कानून का राज होना सबसे जरूरी है। सीएम योगी ने आगे कहा कि यूपी में उम्मीद से ज्यादा निवेश प्रस्ताव आए हैं। प्रदेश में लगातार निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं। आज यूपी में प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरा है। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम मानते हैं कानून का राज हो, ये पहली प्राथमिकता है। शासन नेक नियति से कार्य करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो, लेकिन इस सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो एमएसएमई का एक बेहतरीन क्लस्टर भी हो। और उत्तर प्रदेश में आप जैसे उद्यमियों ने उसको स्थापित किया है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की नींव बनने जा रहे हैं। और बड़ी खबर, राजकुमार विश्वकर्मा को यूपी का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और यूपी से माफियाओं का सफाया किया जाएगा, माफियाओं को खत्म किया जाएगा। राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि यूपी पुलिस को और भी मॉडर्न बनाएंगे, साथ ही असहाय गरीबों महिलाओं के लिए कार्य करेंगे। सर्वप्रथम मैं परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आपकी बात मुझे हेड करने का मौका दिया है। जैसे शासन की प्राथमिकताएं हैं, गरीबों के लिए, असहाय महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जितने पुलिस स्टेशंस हैं हमेशा खुले रहें, उनकी बात सुनी जाए और जितने इस कैटेगरी के लोग जो उतने स्ट्रेंथ नहीं रखते हैं उनकी बात सुनकर उनका तत्काल निराकरण किया जाए। उसके बाद मेरा ये भी फोकस रहेगा कि हम जितने माफिया हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका वैसे तो बहुत हैं भी नहीं, इस प्रदेश में कमी है और कम बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनका कंप्यूटर डाटाबेस बना के क्लाउड पर रख के उनकी खोपड़ी पर कितने बाल हैं, उनके रिश्तेदार कौन हैं, उनके हाइड आउट्स कौन हैं, एक एक प्रोफाइल जितना डिटेल हम रख सकते हैं हर एक का रखें। और अभी तक जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इनको बिल्कुल औकात पर रखा गया है, उसी तरह से उसको आगे बढ़ाते हुए और जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और माफियाज हैं इनको दुरुस्त किया जाएगा। सर, वहीं निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। न्यूज़ वन इंडिया की खास बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार सभी सीटों पर कमल खिलेगा। निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सर, बहुत लंबा इंतजार हुआ, विपक्ष के द्वारा काफी आरोप प्रत्यारोप भी लगाए, अब निकाय चुनाव की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। चयन, अब प्रत्याशी चयन प्रक्रिया के ऊपर आ गई जिम्मेदारी, सारा दामोदर आपके ऊपर आता है, कैसे दिखते हैं? चुनाव तो सरकार की मंशा निश्चित समय अवधि में चुनाव कराने की थी, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र के कारण माननीय न्यायालय की शरण में चले गए और अब माननीय न्यायालय के आदेश पर चुनाव हो रहे हैं। आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई है, अवधारणा प्रकाशित हुई, उस पर आपत्ति का समय है और आपत्ति के बाद फाइनल सूची जारी हो जाएगी। और जैसे फाइनल सूची जारी होगी हम लोग अपना संगठन का जो भी प्रक्रिया है हमारे प्रत्याशी चयन की उसे आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आपस में बातचीत करके, विचार विमर्श करके हम अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे, वार्डों में भी और सभापतियों के लिए भी, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और मेयर्स के लिए हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। हम लोगों की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में नगर ये क्षेत्र में या हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारी
केंद्र की सरकार ने जो जो काम नगर निकाय में हुए हैं उन सब कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। फिर जी, क्योंकि देखा गया है कि चेयरमैन और बीजेपी का जो मेयर है 17 आपके, उसकी क्या चयन प्रक्रिया लखनऊ से होगी? जो क्षेत्रीय नगर पालिका के अध्यक्ष और वार्ड के हैं उनकी क्या क्षेत्रीय उसमें दी गई? अब तक जो प्रक्रिया रही है उसमें जिले की जो व्यवस्था है, जिले के सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, संगठन के लोग हैं, वो आपस में बातचीत करके एक पैनल बना के क्षेत्र को भेज देंगे और क्षेत्र से केंद्र यहाँ राज्य में आ जाएगा। तो पहले में जैसे नगर पंचायतों के वार्डों के हैं, नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं, नगर पालिकाओं के सभासद हैं, ये क्षेत्र से ही तय हो जाएंगे और बाकी नगर पालिकाओं के चेयरमैन, नगर निगमों के सभासद और मेयर का यहाँ मुख्यालय से होगा। लेकिन हम लोग आपस में मिल बैठकर एक सामूहिक प्रक्रिया है हमारे विचार विमर्श की, नीतिगत नहीं, उसी आधार पर हम लोग निर्णय करेंगे। अध्यक्ष जी, देखा गया ओबीसी को लेके समाजवादी पार्टी लगातार आप लोग तंज करती थी। अब ओबीसी आयोग का आप लोग के पास आ चुका है, अधिसूचना भी आप लोग सूची आरक्षण की जा चुकी सूची, अब कैसे जवाब देंगे? और एक चीज सबसे अहम देखी गई, चाहे बहुजन समाज पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी, बूथ लेवल आप लोगों ने शुरू किया था, अमित शाह जी ने यहाँ पे जब आए थे उत्तर प्रदेश में नारा देता अपना बूथ सबसे, अब सब बूथ स्पष्ट राजनीतिकरण करेंगे जाते दिख रहे हैं। नहीं, हमारे एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, बहुत बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ताओं की एक विचार से जुड़कर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रही हैं जनता के बीच में। हमारे संगठन के काम हो, हमारे सेवा के चाहे काम हो, चाहे हमारी सरकार से जुड़े विषय हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में है। चाहे हमारी बूथ कमेटी हो, हमारे सेक्टर की कमेटी हो, हमारे मंडल की कमेटी हो, लगातार संगठन का स्ट्रक्चर है हमारा, प्रभावी है और हम जनता के बीच में है अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से। तो आपकी बार फिर से एक बार पूरी संपूर्ण कमल निकाय के साथ, सेमीफाइनल के साथ लोकसभा की तरफ बढ़ते नजर आएंगे? हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भूपेंद्र चौधरी जी, बताए थे हमारी पूरी तैयारी है, हम जनता के बीच में जनता के लिए गए हुए कामों को, मोदी से और योगी डबल इंजन सरकार के कामों को लेके जाएंगे। पर यकीन है 2014 से लेकर 2022 तक जहां जनता ने हमें स्वीकारा था, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के निकाय और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। वहीं डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बिना लाव लश्कर लिए अचानक से लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंच गए। ब्रजेश पाठक सबसे पहले अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में प्रवेश किए, जिसके बाद वहां पर भर्ती मरीजों को और तीमारदारों से हालचाल जाना। अस्पताल पहुंचने की सूचना जैसे ही डॉक्टरों को मिली तो आनन फानन में इमरजेंसी की तरफ दौड़े। वहीं अस्पताल में गंदगी मिलने पर डिप्टी सीएम ने फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने स्टोर रूम और रजिस्ट्रेशन काउंटर का भी जायजा लिया। धूल और गंदगी को नियमित साफ सफाई करने के अलावा कंप्यूटर्स और रैक को भी दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए। वहीं निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में बड़ी बैठक करेंगी। बैठक में सभी कोऑर्डिनेटर जिला अध्यक्ष बुलाए गए हैं। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक में निकाय चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे सकती हैं। सभी कोऑर्डिनेटर को लखनऊ मुख्यालय पहुंचने के आदेश दिए गए हैं। इस बार निकाय चुनाव को सभी सीटों पर बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं नई शिक्षा भर्ती की मांगों को लेकर आज मंत्री संदीप सिंह के आवास पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर बाहर अभ्यर्थियों ने घेराव किया। 51,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षा की नई भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मंत्री संदीप सिंह के अभ्यर्थियों ने मंत्री के आवास में जबरन घुसने का प्रयास भी किया। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मां विंध्यावासिनी
का विधि विधान से दर्शन पूजन किया। आपको बता दें, दर्शन पूजन के बाद चल रहे कॉरिडोर की भव्यता को भी देखा। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ कॉरिडोर की तारीफ की बल्कि कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता भी परमानेंटली खत्म नहीं हुई है। यह एक निचली अदालत का फैसला है जिसके खिलाफ हाईकोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ऐसा ना करके दिखा रही है कि वो कितनी अहंकारी है। एक नया स्वरूप मां के मंदिर का बन रहा है। सबको गर्व होगा, थोड़ी जगह का विस्तार भी होगा, सड़कों का भी विस्तार कर ही दिया है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। गंगा घाट के लिए भी 77 करोड़ मैंने पास कराया। गंगा घाट के लिए भी तो ऊपर मोदी जी, उत्तर प्रदेश में जोगी जी और यहाँ एक रत्नाकर जोगी जी। तो ये और बस बाकी तो माई के बहुत सारे, मनोज तिवारी अकेले नहीं है, बहुत सारे माँ की कृपा पात्र हमको मिल जाते हैं दूर दूर दुनिया में। वहीं बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री में हुई ब्लास्ट मामले में केमिकल डीलर राजकुमार मौके से फरार है, लेकिन पुलिस ने राजकुमार के भाई प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटनास्थल पर मिले अमेजॉन के रैपर पर लिखे जीएसटी नंबर से फैक्ट्री के मालिक की पहचान हुई है। बता दें कि राजकुमार की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस टीम लगातार जगह जगह छापेमारी कर रही है। वहीं डीएम ने ब्लास्ट की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, माफ कीजिएगा, एडीएम और सीएफओ शामिल होंगे। और बड़ी खबर, नोएडा सेक्टर 62 स्थित रजत विहार से सी ब्लॉक स्थित सोसाइटी में अवैध निर्माण पर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर चला, जिसके बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया। सोसाइटी में लोगों ने बिना नक्शा के फ्लैटों का अवैध रूप से निर्माण किया था, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। और अब खबर आगरा से है, जहां दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष के हमलावरों से का अवैध असलहा लहराते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है, जहां एक तरफ वायरल वीडियो में कुछ लोग दबंगों को रोकते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दबंगों के हाथ में डंडे, असलहा समेत कई हथियार देखने को मिल रहे हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से दो मासूम झुलस गए। दोनों की उम्र 10 और 12 साल बताई जा रही है। दोनों मासूमों की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। वहीं डॉक्टरों ने दोनों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। खबर संभल से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दरअसल यहां मजदूरी पर जा रहे मजदूर को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। इस भीषण हादसे में मजदूर की मौत हो गई। इतना ही नहीं, कार भी पेड़ से टकराकर पलट गई। वहीं इस हादसे में कार सवार महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। इसके साथ ही पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर बहराइच से, जहां बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह की गाड़ी पलट गई। गाड़ी में सवार सभी 6 लोग घायल हो गए और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां जिन्हें इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उनकी पत्नी शकुंतला सिंह भर्ती है, उनका उपचार किया जा रहा है, जबकि 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है।
खबर मेरठ जिला प्रशासन से, जहां कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी। कोविड मरीजों के लिए 20 बेड का इमरजेंसी वार्ड तैयार किया गया है। न्यूज़ वन इंडिया की रियलिटी चेक में फिलहाल कोई कोविड पेशेंट नहीं मिला, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम काम कर रही है। हुए कोरोना के कहर से एक बार फिर पूरा देश तैयारियों में जुट चुका है। वहीं केंद्र सरकार की बात हो या प्रदेश सरकार की बात हो, सभी ने निर्देश जारी किए हैं कि अस्पतालों के अंदर विशेष इंतजामात किए जाएं। फिलहाल हम मेरठ के जिला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ क्या इंतजामात हैं, कोई डॉक्टर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। कोविड को लेकर के किस तरह से यहाँ तैयारियाँ की जा रही हैं। लगातार देखा जाए तो जिस तरह से कोविड एक साथ प्रभावी होता है, लोग परेशान रहते हैं, और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती थी। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं से जो डॉक्टर हैं वो दुरुस्त है। इस वक्त की बात की जाए तो मेरठ के अंदर लगभग 150 से ज़्यादा बेड तैयार किए गए हैं, जिन पर इमरजेंसी के लिए कोरोना के जो पेशेंट हैं उनको एडमिट किया जाएगा। सर, क्या व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से व्यवस्थाओं में आप जुटे हुए हैं लगातार कोरोना जिस तरह से देश में बढ़ रहा है? सर, पीएल शर्मा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरठ में हमने 150 बेड कोविड के लिए ही तैयार किए हैं। टोटल हमारा हॉस्पिटल 250 बेड का है, जिसमें से शासन के निर्देशानुसार 150 बेड हमने कोविड के लिए तैयार किए। और अभी रिसेंट जो गाइडलाइन आई है उसमें 20 बेड कोविड के लिए रिजर्व रखने के लिए बोला गया है। तो उस 20 बेड तैयार करने के लिए हम लोगों ने ये 20 बेड का वार्ड ICU बेड तैयार कर लिया है, जिसमें से 8 बेड बच्चों के लिए संरक्षित रखे गए हैं और 12 बेड एडल्ट पेशेंट के लिए संरक्षित रखी गई है। असल लगातार जिस तरह से कोरोना बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्था हैं, और किस तरह से लोग सतर्क रहें और जागरूक रहें जिससे कोरोना जिस तरह से महामारी एक साथ फैलती है उस पर अंकुश लगाया जा सके? देखिए, पिछले 8-10 दिनों से जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के खांसी जुकाम बुखार के पेशेंट काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट के निर्देशानुसार हम लोग ऐसे जितने भी लक्षण लेके मरीज आते हैं सभी का कोविड एंटीजन टेस्ट कराते हैं अस्पताल में, और यदि उनमें से कोई पॉजिटिव आता है तो फिर उसके कॉन्टैक्ट वाले के भी हम स्लाइड बनवाते हैं और जांच करवाते हैं। तो देख सकते हैं कि मेरठ में कोविड को लेकर के डॉक्टर की बात की जाए या फिर प्रशासन की बात की जाए तो सभी सतर्क हैं, क्योंकि बढ़ता कोविड हार्मफुल है, लोग परेशान रहते हैं और लगातार महामारी जिस तरह से प्रचंड रूप लेती है और उसके बाद लोगों में हाहाकार मचता है। प्रदेश सरकार पहले से ही उस चीज़ को लेकर सतर्क है। मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरह से यहाँ पर जो ये 20 बेड का जो वार्ड है उसको तैयार किया गया है। ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर हैं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पहले से ही की जा चुकी हैं, क्योंकि लगातार देखा जाए तो पिछली बार जिस तरह से कोरोना महामारी में ऑक्सीजन को लेकर के लगातार जनता परेशान रही थी, ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली थी। लेकिन आज की बात की जाए तो प्रदेश सरकार के इंतजामात ऐसे हैं कि हर बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर पाइपलाइन की बात की जाए, सभी व्यवस्थाएं मुस्तैद की गई हैं। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ वन इंडिया।